Hello student, welcome to the ChemX 27. Today we are discuss about pharmaceutical inorganic chemistry B from first year first semester impurities. इम्प्योरिटी ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का भी पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा कंटेंट आज हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, रेफरेंसेस, यानी जहां से हम लोग इस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, किस सोर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, उस रेफरेंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज उसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी केमिकल या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस लाइक मेडिसिन, केमिकल और ड्रग में कोई भी अनवांटेड मटेरियल या कोई फॉरेन मटेरियल या कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सब्सटेंस इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि हमारे जो प्योर कंपाउंड क्या होता है, अफेक्ट होता है, यानी उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड फॉरेन मटेरियल को हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं, हाँ, और जो हमारे कंपाउंड इफेक्ट होता है इस इम्प्योरिटी की वजह से, उसको हम लोग इम्प्योर कंपाउंड बोलते हैं। तो कुछ कॉमनली हमारे पास इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल प्रिपरेशन इंक्लूड है। यहाँ पे किस तरीके की इम्प्योरिटीज हमको देखने को मिलती हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटीज। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो क्या करती है, हमारी फाइनल कंपाउंड जो हमारा प्योर कंपाउंड ड्रग होता है उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती हैं, उसको कम कर देती हैं। इम्प्योरिटीज, दूसरा पॉइंट, इम्प्योरिटी ड्यू टू कलरिंग और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारी कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से भी इंक्लूड हो सकती हैं। इम्प्योरिटीज फॉर्म ड्यू टू चेंजेस इन ह्यूमिडिटी। इम्प्योरिटीज हमारी ह्यूमिडिटी की वजह से भी आ सकती हैं। अगर ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर में चेंजेस हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से भी हमारी इम्प्योरिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्या हो रही है, लाइफ, सेल्फ लाइफ जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उसकी वजह से भी हमारे टाइम टू टाइम इम्प्योरिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी चेंज होती हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्योरिटी ड्यू टू विच सब्सटेंसेस बिकम इनकम्पैटिबल, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे कंपाउंड की, किसी कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है, उसके दौरान अगर वो हमारे प्योर कंपाउंड के साथ, प्योर रिएक्शन के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे कंपाउंड की जो एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, यानी उसकी सेफ्टी, उसकी स्टोरेज कंडीशन, वो सारी क्या होती है, वहाँ पे चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करने वाले हैं, जहाँ पे टाइप्स ऑफ सोर्सेस दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल पहला, दूसरा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा रिएक्शन विजल्स, इंटरमीडिएट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, एरर इन मैन्युफैक्चरिंग, एरर इन पैकेजिंग, इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। अब हम वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए बात करते हैं हम लोग, पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल खुद ही प्योर नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन के आएगा उसमें इम्प्योरिटी आने के चांसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमें जिंक सल्फेट अगर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराएंगे, तब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ZnO H2SO4 रिएक्ट करके ZnSO4 बना लेगा। ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है। उसके बाद होगा क्या, जिंक मेटल में क्या होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि अलुमिना, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकेल, आर्सेनिक, आयरन। इस तरीके के मेटल्स हमारे इंक्लूड रहते हैं, जो कि हमको फाइनल कंपाउंड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक कर लेना है रॉ मटेरियल हमारा ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही हमें उसका यूज करना है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के हम लोग मेथड यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी ड्रग का, किसी भी कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि एक हम लोग मेथड यूज करेंगे, अगर हमने मेथड यूज किया है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, या हम लोग प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा साल्ट वगैरह फॉर्मेशन होता है, तो हमारे जो फाइनल कंपाउंड बन के आएगा उसमें भी वो हमको इम्प्योरिटी के तौर पे दिख सकता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे रीजेंट दे रखे हैं। रीजेंट जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, अगर रीजेंट हमारा पहले से अगर खराब होगा, उसमें इम्प्योरिटी पहले से इंक्लूड होगी, उसकी वजह से भी क्या होगा, चांसेस ज़्यादा रहेंगे हमारे आने के, इसके इम्प्योरिटी के। दूसरा सॉल्वेंट, रीजेंट के बाद सॉल्वेंट की बात करेंगे। सॉल्वेंट अगर हमारा खराब है, अगर हम लोग जिस सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जो कोई भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो पहले से अगर हमारा इम्प्योर है, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी आने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे इम्प्योर
सॉल्वेंट्स दे रखे हैं, टैप वाटर दे रखा है, सॉफ्टनेट वाटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टैप वाटर की। टैप वाटर क्या होता है, इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ कंटेन रहती हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स, कार्बोनेट आयन्स एंड सल्फेट आयन्स। इस तरीके के जो हमारे आयन्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये भी हमारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे जाके हमारे रिएक्शन के साथ में। अगर हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके वजह से भी हमारा जो फाइनल कंपाउंड होगा, वो भी इम्प्योरिटी के साथ कंटामिनेट होगा और उसके जो एक्शन होगा, प्रॉपर्टीज़ होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो हमारा सॉफ्टनेट वाटर होता है। इसमें क्या होता है, इट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डाइवैलेंट impurities ions like calcium and magnesium ions but contains more chloride ions as a impurity। तो ऐसा हमारा जो सॉफ्टनेट वाटर होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी तो नहीं होती है, यानी उसके अलावा हमारा कैल्शियम और सोडियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इससे क्या होगा, जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन के आएगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे इस इम्प्योरिटी को इंक्लूड कर सकता है, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे वो हमारा इम्प्योर होने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डीमिनरलाइज्ड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय मींस ऑफ आयन एक्सचेंज, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल काइंड ऑफ आयंस क्या होंगे, फ्री हो जाएँगे। लेकिन क्या होगा, इट में है पाइरोजेंस, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इसमें कई सारी पाइरोजन, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो उसके बाद बात करेंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर की। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड इज़ हेंस द बेस्ट एज़ सॉल्वेंट। ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग एज़ अ सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं डिस्टिल्ड वाटर को। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिएक्शन विज़ुअल। यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हम लोग कंटेनर रिएक्टर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कई मेटल्स के बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी वेसल, हम लोग बर्तन या कोई भी हम लोग फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा आयरन का बना हुआ है, तो हमारा जो आयरन है, वो हमारा फाइनल कंटामिनेट कर सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ में। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट की बात करेंगे हम लोग। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है ना? तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, जो हमारे पास NaOH है और साथ ही वो Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NaBrO3 बना रहा है, यानी सोडियम ब्रोमाइड बना रहा है और साथ ही साथ हमारा सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हो रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे, जब हमारा ये फाइनल कंपाउंड बन रहा होगा, यानी हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड जो है वो इंटरमीडिएट है, हमको चाहिए अपना सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जब हमारा फाइनल कंपाउंड बन के आएगा, तो उसमें सोडियम ब्रोमेट के चांसेस भी रहेंगे फाइनल कंपाउंड में आने के। इसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, या ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट है, अगर इसमें आ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड है, वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, यानी जो उसकी एक्टिविटी होगी वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी बहुत सारी जैसे कि इन्वायरमेंट की बात करेंगे, या ऐसे हम लोग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, मॉइस्चर है, गैसेस हैं, वो भी क्या करेंगे, हमारी जो फाइनल रिएक्शन हो रही होगी उसके साथ में रिएक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है, जैसे कि NaOH और CO2, यानी कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो क्या करेगा, CO2 के साथ अगर रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा। ये है हमारा इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में क्या कहेंगे, अगर हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि कोई भी एक्सीडेंटली रिएक्शन होने पर इम्प्योरिटीज आ सकती है, जैसे कि ओवर हीटिंग की वजह से इम्प्योरिटीज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारा प्रॉपर कंपाउंड नहीं बनेगा। नेक्स्ट, contamination from particulate matter, क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स। ये कई सारे कंटामिनेशन हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड से थ्रू हो सकते हैं। एरर इन पैकेजिंग, एरर इन पैकेजिंग की बात करेंगे, यानी ये क्या प्रोसेस है, वही बात मैंने जो अभी बताई थी आपको। अगर हम कोई भी टैबलेट की पैकेजिंग करा रहे हैं, अगर हमारे उस रैपर में पहले से ही क्या है, अगर मॉइस्चर कंटेंट है, तो क्या होगा, वो हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा टैबलेट और उससे उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज (ICH), impurities can be classified broadly into three types: organic impurities, inorganic impurities and residual impurities। ये तीन तरीके की यहाँ पे impurities हमारी यहाँ पे दिखाई गई हैं, क्लासीफाई किया गया है उनको तीन तरीके से। किसके अकॉर्डिंग, ICH के अकॉर्डिंग।
ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कैन बी अराइव ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्बन इम्प्योरिटीज़ की, यानी जो कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे। ये हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंक्लूड हो जाती हैं या स्टोरेज में ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड होती हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं, कुछ को हम पहचान नहीं कर सकते हैं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल आल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे कुछ दिया है, स्टार्टिंग मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, रीजेंट, लिगेंड, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। यानी रॉ मटेरियल जो यूज़ किया हो हमने, वो पहले से हमारे क्या हो, इम्प्योर हो। बीच के प्रोडक्ट जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं, उनकी वजह से हमारी इम्प्योरिटी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास साइड रिएक्शन जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी वजह से हो सकता है ड्रग खुद खुद ही खराब हो गया हो, डिग्रेडेशन हो गया हो, उसकी वजह से आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एस्प्रिन होता है, उसमें फाइनल कंपाउंड में हमारा सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। उसके साथ ही साथ हमारा पैरासिटामॉल जो होता है, उसमें पैरा अमीनोफिनॉल भी रह जाता है। तो ये हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दे आर नॉर्मली नोन एंड आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूड। ये हमारे क्या हो सकते हैं? ये हमारे मेटल्स हो सकते हैं, लाइक रीजेंट, लिगेंड एंड कैटालिस्ट, हैवी मेटल्स एंड अदर रेसिडुअल इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, अदर मटेरियल्स, फिल्टर, एसिड, चारकोल। ये हमारी सारी क्या है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। यानी हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने कोई डीजल वगैरह यूज़ किया है, तो वो हमारा मेटल का बना हुआ है, उसकी वजह से हमारा उस मेटल का जो पार्ट होता है, लाइक आयरन, तो उसका हमारा जो मेटल है वो फाइनल कंपाउंड के साथ कंटामिनेट कर सकता है। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जांपल आपको बता दें, जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम साल्ट्स और हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, मरकरी। इस तरीके की इम्प्योरिटीज हमारी फाइनल कंपाउंड के साथ में कंटामिनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग रेसिडुअल इम्प्योरिटीज की बात करेंगे। ये इम्प्योरिटीज हमारी रेसिडुअल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये हमारी क्या होती हैं, एक तरीके से सॉल्वेंट्स होते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो लिक्विड रिएक्शन में यूज़ होते हैं। जो सॉल्वेंट्स रिएक्शन में यूज़ होते हैं, वो हमारे फाइनल कंप्लीटली निकल नहीं पाते हैं, रिमूव नहीं हो पाते हैं और हमारे फाइनल कंपाउंड तक रह सकते हैं। तो वो हम उनको बोलते हैं रेसिडुअल इम्प्योरिटीज़, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल कंपाउंड होता है, वो अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा इम्प्योरिटीज़ के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आइए कुछ रेफरेंसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे रेफरेंसेस हैं, जैसे कि एक आनंद चटवाल इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बुक है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के बारे में दिया है। और बोगल्स की बुक है, उसमें भी दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस के बारे में दिया हुआ है। तो इन सोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को स्टडी करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।